प्रणाम सभी को। मिस्टर जोकर सर पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम हिंदू शासक के बारे में, चौहान वंश के अंतिम राजा के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में और उनकी प्रेम कहानी के बारे में, जिसकी वजह से मैं कहूं कि भारत के लिए वो प्रेम कहानी दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि उसी की वजह से पूरे भारत में मुस्लिम सत्ता जो है वो काबिज हुई और चौहानों का या हिंदुओं का हम कहें पूर्ण रूप से वर्चस्व जो है वो खत्म हो गया। देखिए, अभी बात करते हैं चौहान वंश के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश, चौहान वंश का बात किया जाए तो चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान प्रथम शासक थे। वासुदेव चौहान जो हैं चौहान वंश के प्रथम शासक थे। और अंतिम शासक का बात किया जाए, अंतिम शासक का बात किया जाए तो वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अंतिम शासक थे चौहान वंश के। पृथ्वीराज चौहान को ही क्या कहा जाता है? राय पिथोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय पिथोरा कहा जाता है। कभी ना हार मानने वाला। क्या कहा जाता है? राय पिथोरा कहा जाता है। और राय पिथोरा के साथ साथ बात किया जाए तो दल पंगुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल पंगुल भी कहा जाता है। दल पंगुल का मतलब यहां पे क्या है? विश्व विजेता। दल पंगुल का मतलब यहां पे क्या है? विश्व विजेता। देखिए, मात्र 11 साल की उम्र में अजमेर के शासक बन गए थे पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के शासक बन गए थे पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की उम्र में। अजमेर के शासक बने मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान। और इनका जो शासन रहा वो 1177 में इनका राज्य अभिषेक हुआ। और 1177 से लेकर के 1196 तक, 1177 से लेकर के 1196 तक इन्होंने क्या किया? अंतिम हिंदू राजा के रूप में कार्य किया। इसके बाद की बात की जाए तो भारत में क्या स्थापित हो गया? मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। मुख्य रूप से जब अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, तो कुछ और वंश भी थे भारत में, कुछ और वंश भी थे जिनके अलग अलग शासक थे। हम बात करते हैं सबसे पहले महोबा की। यूपी में एक जगह पड़ता है महोबा, जहां के राजा थे परमर्दी देव। जहां के राजा कौन थे? परमर्दी देव। और यूपी में एक और रियासत पड़ती है कन्नौज। यूपी में एक और रियासत होती थी कन्नौज, जहां के शासक कौन थे? जयचंद गढ़वाल। जहां के शासक कौन थे? जयचंद गढ़वाल। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की बात किया जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने पहला युद्ध, पहला आक्रमण कहां किया? महोबा पे किया। कहां किया? महोबा पे किया 1182 में। कहा? महोबा पे। और कब किया? 1182 में। और इस युद्ध को पूछा जाए तो इस युद्ध को कहा जाता है तंगुल का युद्ध। तंगुल का युद्ध। तंगुल का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो क्या कहेंगे? पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के बीच। पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के बीच कब लड़ा गया? तो 1182 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1182 ईस्वी में। यूपी में एक जगह है नारायणा, इस जगह पे यह युद्ध लड़ा गया था। इस जगह पे यह युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए क्या होता है। पृथ्वीराज चौहान 1182 में युद्ध जीतने के बाद कहां जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली पृथ्वीराज चौहान का क्या था? ननिहाल था। क्या था? ननिहाल। इसी तरीके से राजा जयचंद की एक पुत्री होती है संयोगिता। यही मुख्य कारण थी भारत में मुसलमानों की सत्ता काबिज करने का मुख्य कारण कौन बनी थी? संयोगिता। संयोगिता भी अपने नाना के घर गई हुई होती है। कहां पे? दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। अब संयोगिता भी सुंदर थी और पृथ्वीराज चौहान भी सुंदर थे।
और दोनों के बीच में क्या हो जाता है? इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। अब मोहब्बत जो है ना, ये दूर की बातें हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों से प्यार न करना दिखती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह, चुभती है तीर की तरह, और छोड़ जाती है फकीर की तरह। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान की आंख मिचौली हो गई, किसके साथ? संयोगिता के साथ। एक दरवाजे से संयोगिता पृथ्वीराज को देख रही है, और इधर से पृथ्वीराज किसको देख रहे हैं? संयोगिता को देख रहे हैं। इश्क हो गया, नैन मटक्के हो गए। अब दोनों को चैन नहीं है, पृथ्वीराज अपने घर वापस आ गए, और यहां से संयोगिता अपने नाना के घर से वापस कहां चली गई? अपने घर वापस चली गई, कन्नौज। और इस बात का पता चल जाता है किसको? जयचंद गढ़वाल को। इस बात का पता किसको चल जाता है? जयचंद गढ़वाल को चल जाता है। अब जयचंद गढ़वाल जो है, वो कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी किसके साथ हो? पृथ्वीराज के साथ हो। किसके साथ हो? पृथ्वीराज के साथ हो। तो वो क्या करते हैं? संयोगिता का स्वयंवर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? स्वयंवर। स्वयंवर का मीन क्या है? अपने आप वर को चुनना। आज के समय में तो ये आम बात हो गई है, सभी लड़कियां वर अपने आप ही चुन लेती है, मम्मी पापा का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि पता है क्या होता है, आजकल आंखों में इशारा हो जाता है। क्या हो जाता है? आंखों में इशारा हो जाता है। तो स्वयंवर की बात की जाए यहां पे, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान की बहुत से राजा को बुलाता है कौन? जयचंद, स्वयंवर के लिए। और पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लगा देता है, कहां पे? जहां पे चप्पल खोलने की जगह होती है, चप्पल निकालने की जगह होती है, पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए। अब जब वरमाला डालने की बारी आती है, तो संयोगिता क्या करती है? सभी राजाओं को छोड़ करके पृथ्वीराज की मूर्ति पर क्या डाल देती है? हार डाल देती है। क्या डाल देती है? हार डाल देती है। और इसी बात से नाराज होकर सभी राजा क्या कहते हैं? भाई, तुम्हारी लड़की की आंख मटक्का किसी और के साथ था। अब जो लव जो है वो किसी और के साथ चल रहा था, तो हमें आपने क्यों बुलाया? अब जयचंद इस बात से बड़ा ही परेशान हो जाता है कि बुरा किया, तो संयोगिता को क्या कर देता है? कैद कर देता है। और इस बात का पता किसे चलता है? पृथ्वीराज को। किसको चलता है? पृथ्वीराज को। अब पृथ्वीराज क्या करता है? यहां से चलता है और कहां पहुंच जाता है? जयचंद गढ़वाल के किले में। जयचंद गढ़वाल के किले में किसको लेने के लिए? संयोगिता को लेने के लिए। क्योंकि देखिए, उनकी आंखों से काश कोई इशारा ना होता, पृथ्वीराज नहीं आता, अगर उनकी आंखों से कोई इशारा तो होता, कुछ मेरे जीने का सहारा तो होता, तोड़ देते हम रस्म जमाने की, तोड़ देते हम रस्म जमाने की, एक बार ही सही उन्होंने पुकारा तो होता। अब संयोगिता ने तो पुकार लिया था ना भाई, किसको? पृथ्वीराज को। और पृथ्वीराज यहां से चलते हैं और पहुंच जाते हैं जयचंद के किले में, और जयचंद के साथ बात करते हैं कि अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दीजिए। लेकिन जयचंद राजी नहीं होता है, और पृथ्वीराज यहां से क्या करते हैं? संयोगिता को उठा लेते हैं और वापिस पहुंच जाते हैं कहां पे? अजमेर। कि उठा ले जाऊंगा तुझे तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से, और ऐसा कह के भगा ले जाते हैं अपने घर। क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी है। और अभी हमने कहा प्यार करना है तो मां बाप से कीजिए, किताबों से कीजिए, लड़कियों से मत कीजिए, क्योंकि जब छोड़ती है ना तो फकीर की तरह छोड़ती हैं, जब छोड़ती है ना तो फकीर की तरह। एक कवि कहा करते थे, पता है क्या, बड़ी हंसी वाली बात है, कि गांव में पीपल के नीचे और शहरों में मेकअप के पीछे, गांव में पीपल के पेड़ के नीचे और शहरों में मेकअप के पीछे चुड़ैलें रहती हैं। चुड़ैलें कौन रहती हैं? चुड़ैलें रहती हैं। लेकिन प्यार जो होता है ना, वो चुड़ैल नहीं देखता है, प्यार जो होता है वो चुड़ैल नहीं देखता है। अब संयोगिता को लेकर के आ जाता है पृथ्वीराज अपने घर में, और इनकी रासलीला शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? रासलीला। अब यहां पे एक बात करते हैं, गुजरात का एक शासक होता था भीमदेव द्वितीय। कौन होता था? भीमदेव द्वितीय। और भीमदेव द्वितीय के बाप की हत्या करता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। कौन करता है? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का यहीं से बात करेंगे। गुजरात की एक राजकुमारी होती है इंछनी। कौन होती है?
इंछनी, इंछनी पृथ्वीराज को पसंद करती है। इंछनी चाहती है कि मुझे शादी करनी चाहिए किससे? पृथ्वीराज से। तो इंछनी क्या करती है? पृथ्वीराज से विवाह कर लेती है। पृथ्वीराज चौहान से क्या कर लेती है? विवाह कर लेती है। पृथ्वीराज अब पहले तो सहयोगिता पत्नी थी, अब दूसरी पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता था वो? लेकिन कई बार ऐसा होता है, पृथ्वीराज ने कहा कि प्यार का सदमा है, प्यार तो किसी को भी हो सकता है ना। वहां पृथ्वीराज को पहले सहयोगिता से हुआ और यहां इंछनी को किससे हो गया? पृथ्वीराज से। तो प्यार का सदमा है, धोखे की रवानी है। प्यार का सदमा है, धोखे की रवानी है, जिंदगी कुछ और नहीं, बस एक्स और नेक्स्ट की कहानी है। इस बात पे अमल करते हुए पृथ्वीराज ने नेक्स्ट कर दिया शादी किसके साथ? इंछनी के साथ। किसके साथ? इंछनी के साथ। पेपर में पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान की कितनी पत्नियां थी, तो दो। कौन सी? एक सहयोगिता और दूसरी कौन सी? इंछनी। दूसरी कौन सी? इंछनी। अब देखिए, यही सहयोगिता कारण बनती है किसका? मुस्लिम सत्ता को भारत में काबिज करने का। अब जयचंद के साथ भी दुश्मनी हो गई, परमर्दी देव के साथ भी दुश्मनी हो गई, भीमदेव के साथ भी क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। अब ये सभी मिलकर क्या सोचते हैं कि पृथ्वीराज को कैसे पराजित किया जाए, पृथ्वीराज को कैसे पराजित किया जाए। तो ये एक यहां पे बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। ये क्या करते हैं, गजनी का एक मुस्लिम शासक होता है जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जिसका नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अब गजनी के शासक की बात करें तो गजनी कहां है? अफगानिस्तान में। गजनी कहां है? अफगानिस्तान में। तो गजनी का शासक होता था कौन? गौरी। और गौरी को न्योता दे देते हैं पृथ्वीराज को पराजित करने के लिए जयचंद और ये सभी राजा गौरी को बुला लेते हैं। अब गौरी पाकिस्तान होता हुआ अफगानिस्तान से पाकिस्तान होता हुआ कहां पहुंच जाता है? बठिंडा पहुंच जाता है। पंजाब में कहां पहुंच जाता है? बठिंडा पहुंच जाता है। और बठिंडा पहुंचने के बाद जैसे ही पता चलता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को, कि गौरी आक्रमण करने के लिए आ रहा है, गौरी आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, बठिंडा जाते समय रास्ते में एक जगह पड़ती है तराइन, हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तराइन। अब तराइन के दो युद्ध रहेंगे यहां पे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोनों युद्ध के बारे में बार बार पेपर में पूछा गया है। दोनों युद्ध के बारे में बार बार पेपर में पूछा गया है। अब बात करते हैं तराइन के युद्ध की, कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ। अब देखिए, बठिंडा से तराइन पहुंचता है गौरी और इधर तराइन पहुंचता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का इस युद्ध में साथ कौन देता है? दिल्ली का एक सेनापति होता है गोविंद राय। दिल्ली का एक सेनापति होता है गोविंद राय। ये इसका क्या करता है? साथ देता है। और प्रथम युद्ध में गौरी को हरा दिया जाता है। प्रथम युद्ध में गौरी को हरा दिया जाता है और गौरी वापिस कहां पहुंच जाता है? पराजित होकर गजनी पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? गजनी। अब पृथ्वीराज सोचता है कि गौरी तो भाग गया, अब दोबारा से तो भारत आएगा नहीं। लेकिन गौरी 1 साल तक अपनी सेना को सक्षम करता है और दोबारा से फिर तराइन पहुंचता है। कब? 1192 में। कब पहुंचता है? 1192 में। अब पूछा जाए कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1192 में। किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ। अब देखिए, यहां क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान भाई पहले तो एक बीबी थी, अब 2 बीबियां हैं, रासलीला में व्यस्त हो जाता है। और यहां पे पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि होता है जिसका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई बहुत ही भरोसेमंद इसका साथी और इसका दरबारी कवि हो जाता है। कहते हैं कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ था और दोनों की मृत्यु भी एक साथ हुई थी। चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। एक पुस्तक लिखी, पृथ्वीराज रासो। पेपर में बहुत बार यह पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो
किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की, जिसके बारे में पृथ्वीराज की जीवनी के बारे में बताया गया है। जिस बुक में पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में बताया गया है। अब चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि इस रासलीला को छोड़ दीजिए, इन गोरियों को छोड़ दीजिए और उधर गोरी आया हुआ उसको संभाल लीजिए, उसको संभाल लीजिए। तब दोबारा से पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? गोविंद राय को साथ लेकर के पहुंचता है कहां? तराइन। और युद्ध होता है किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब गोरी यहां पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि हम तो संधि करने के लिए आए और हम अपने भाई से पूछ लेते हैं कि आप हमारे साथ संधि करेंगे, तो हम तैयार हैं संधि करने के लिए, हम वापस गजनी जाते हैं और कल सुबह लौट के आएंगे, तब तक आप यहीं रहिएगा। अब पृथ्वीराज चौहान सोचता है कोई बात नहीं, इस बात पे एग्री हो जाता है। जैसे ही गजनी वापस जाता है तो रात के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो आराम कर रही होती है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। इसी मौके का फायदा उठाकर गजनी वापस जाता नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाकर गजनी पृथ्वीराज चौहान की सेना पर क्या कर देता है? हमला कर देता है और वहां से परास्त कर देता है किसको? गजनी को। तो पेपर में पूछा जाए तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? तो मोहम्मद गोरी की। किसकी विजय हुई? मोहम्मद गोरी की। हार किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। अब कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेता है कौन? मोहम्मद गोरी, और उसको बंदी बना लेता है, सिरसा के निकट उसकी हत्या कर दी जाती है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिरसा के निकट उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। किसकी हत्या की जाती है? पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन अगर बात किया जाए इस बुक के बारे में जो चंद्रवरदाई ने लिखी, कौन सी बुक? पृथ्वीराज रासो। इसमें चंद्रवरदाई ने क्या कहा कि गजनी ले जाता है पृथ्वीराज चौहान को, कौन? गोरी। कौन ले जाता है? गोरी। और वहां पर बंदी बना लेता है, और जब अपने समक्ष उसको बिठाता है तो गोरी की आंखों में आंख डालकर देखता है पृथ्वीराज चौहान, तो गोरी वहां से पृथ्वीराज चौहान को ललकारते हुए कहता है कि नजरों को नीचा करो। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मैं राजपूत का खून हूं, मैं एक क्षत्रिय हूं, और राजपूत कभी नजरें नहीं झुकाते हैं। और इतना कहने पर गोरी पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा देता है और उसको काल कोठरी में डाल देता है। अब चंद्रवरदाई पहुंचता है कहां पे? गजनी। कहां पहुंचता है? गजनी पहुंचता है। गजनी पहुंचने के बाद चंद्रवरदाई कहता है किससे? गोरी से, कि हमारा जो राजा है वो बहुत ही वीर है और उसकी आंखें नहीं है, फिर भी वो शब्द भेदी बाण यानी कि तीर चला सकता है। अब गजनी ने सोचा कि उसकी इस कला को तो देखना चाहिए, उसकी इस कला को तो देखना चाहिए। अब गजनी गोरी के हाथों में, गजनी में गोरी क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान के हाथों में तीर देता है और पृथ्वीराज चौहान उसी तीर से हत्या कर देता है किसकी? मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है और फिर आपस में चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के चाकू मारते हैं और दोनों मर जाते हैं। दोनों अपनी क्या करते हैं? हत्या कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों ने एक साथ जन्म लिया था और एक साथ इनका क्या हुआ था? मरण हुआ था। और इसी एवज में पृथ्वीराज के मरने के बाद अंतिम हिंदू शासक रहा पृथ्वीराज। जैसे ही पृथ्वीराज की मृत्यु हुई तो पृथ्वीराज के बाद जो गजनी के शासक थे उन्होंने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया भारत पे, और भारत पे मुस्लिम सत्ता को काबिज करने में वो सक्षम हुए। भारत में मुस्लिम सत्ता को काबिज करने में वो सक्षम हुए। तो ये आज की पूरी कहानी थी किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में और उसकी प्यार की कहानी के बारे में, जिसने मुस्लिम सत्ता को भारत में स्थापित किया। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, प्रणाम सभी को। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।